औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग की जो है वो थर्ड एपिसोड है और आज हम दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारी जो रिवायती फार्मिंग है उसमें और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में बेसिक फ़र्क क्या है और बायोफ्लॉक जो है वो कितनी किस्म का होता है और उसमें जो डिफरेंस है दोनों में उसमें जो चीज़ें हैं वो 7 पॉइंट है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना पसंद करूँगा कि मैंने एक कुछ टाइम पहले अपनी जितनी भी मेरी रिसर्च थी उसको मैंने एक छोटे से किताबचे की शक्ल दी है जिसको मैं मार्केट में नहीं लेके आया। और उसकी वजह ये है कि मार्केट में लाने से बहुत सी कन्फ्यूजन्स पैदा होने के चांसेस थे क्योंकि अभी इस पे रिसर्च मुकम्मल नहीं हुई है। तो एक किताबचा जो मेरे सामने है इस वक्त वो आपको मैं दिखा देता हूँ। उसमें बिल्कुल सिंपल सा है 10 से 12 सफ़हात का ये किताबचा है और इसमें मेरे अपने हाथ से ही कुछ इसमें आप देखेंगे ये कुछ डायग्राम्स मैंने बनाई हुई हैं, कुछ इसका इंट्रोडक्शन वगैरह भी है। इस तरीके से आप ये देखते चले जाएँ। बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें अपने हाथ से भी मेंशन की हुई हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर को देख रहे होंगे इस वाले को। इसमें शायद आपको उल्टा नज़र आ रहा हो लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप इस पूरे को मैंने बताने की और समझाने की कोशिश की कि और बहुत से लोगों को मैंने इसको पीडीएफ फॉर्म में मैंने दिया है। जो मेरे पास पेड ट्रेनिंग पे जो लोग आते थे मैं उनको फिर ये पीडीएफ फॉर्म में उनको मैं व्हाट्सएप कर दिया करता था क्योंकि इसमें काफ़ी मेरी रिसर्च है, इसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं जो मैंने की हुई हैं, तो वो बताने भी आपको ज़रूरी है। बट ये कि आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि रिवायती फार्मिंग और यानी कि कन्वेंशनल आपकी जो फार्मिंग है और बायोफ्लॉक है उसमें बेसिक फ़र्क क्या है। तो हमने इसके जो पहले पेज पे जो इसका तारुफ था, इंट्रोडक्शन, वो तो मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन अब ये है कि मुझे ये बताना है कि कन्वेंशनल फार्मिंग और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का बुनियादी फ़र्क और इसकी खसूसियत है क्या। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें नंबर 1 जो है, अगर हम कन्वेंशनल या हम जो हमारी रिवायती फार्मिंग है अगर उसको हम देखें, तो उसमें जो चीज़ें होती हैं वो मैं ज़रा कुछ बयान कर दूँ। इसमें नंबर 1 पे जो मैंने तहरीर किया है वो ये है कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में दूसरे सिस्टम्स की बनिस्बत कम पानी और कम जगह का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल की जा सकती है। यानी कि कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादा जगह चाहिए हमें, ज़्यादा पानी हमें चाहिए, लेकिन जो हमारा बायोफ्लॉक है उसमें कम जगह चाहिए और कम हमें पानी दरकार है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खसूसियत है जिसकी बुनियाद पे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुकी है इस दौर के अंदर। इसमें नंबर 2 है, इस सिस्टम में मैं आपको बायोफ्लॉक की बात कर रहा हूँ। इस सिस्टम में बैक्टीरिया या मछली के स्लज को, जो उसकी पॉटी है या उसकी जो वेस्टेज है या आप जो फीड डालते हैं उसकी जो वेस्टेज है वो जो है 25 से 30% प्रोटीन में तब्दील की जा सकती है। उसकी बुनियादी वजह, हम एक ऐसा बैक्टीरिया इस कल्चर में दाखिल कर देते हैं कि जो कुदरती तौर पे काम करते हुए, नेचुरल वे के ऊपर जाते हुए आपके स्लज को, आपकी मछली की पॉटी को, आपने जो फीड डाली है वो जो एक्स्ट्रा फीड नीचे जाके बैठ जाती है वो, और उस इन्वायरमेंट के अंदर जो और गंदगी पैदा हो जाती है, सड़ जाती है, उसको ये 25 से 30% जो है वो प्रोटीन में चेंज कर देती है। और बकिया जो स्लज बच जाता है उसको हम खास तरीके से उसको ड्रेन आउट भी हम कर सकते हैं, ताकि इसमें जो जानलेवा अमोनिया जो पैदा हो जाता है, ये जो स्लज होता है इससे अमोनिया जैसी चीज पैदा हो जाती है जो कि मछलियों के लिए बहुत खतरनाक होती है और उनके लिए जानलेवा साबित होती है। तो उस अमोनिया के लेवल को बरकरार रखने के लिए हमें स्लज को निकालते रहना और उसको प्रोटीन में तब्दील करते रहना जरूरी होता है। ये चीज बहुत तेजी के साथ, बहुत हाईटेक तरीके से हम बायोफ्लॉक में कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल जो पॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर ये चीज होती है मगर बहुत स्लो होती है। इस तरह से हम खुराक की बचत इस सेंस में कर सकते हैं कि चूंकि ये प्रोटीन में चेंज हो जाती है तो मछली की खुराक बच जाती है। इस वजह ज़हन में रखिएगा कि हम आपको रिवायती फार्मिंग, यानी कि रिवायती जो बड़े बड़े पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं एकड़ों में, उनका और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का फर्क बता रहे हैं।
कि यानी कि जो चीजें बायोफ्लॉक में होती हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नहीं होती वो आप ऑटो पे उसको समझ जाएंगे। और अगर आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के अंदर आप उसकी पॉटी को, उसकी गंदगी को, उसके स्लज को, जो उसमें वेस्टेज मौजूद है, उसको अगर प्रोटीन में चेंज कर देते हैं तो आपका एफसीआर, फीड कंजम्पशन रेशो जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है। आपको जो ऊपर से खुराक देनी है, फ्लोटिंग फीड देनी है या आपको सिंकिंग फीड देनी है, नॉर्मली तो मैं सजेस्ट करता हूं कि बायोफ्लॉक के अंदर फ्लोटिंग फीड दी जाए, जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, जिससे कि वो उस बॉटम में कम बैठती है जाके, जिसकी वजह से आपको वो उस फीड की बचत होती है और वो सारी की सारी फीड जो है मछलियां उसको खा सकती है। और जाहिर है कि जब आपकी जो कंजम्पशन होगी फीड की वो कम होगी, तो जाहिर है कि आपका प्रॉफिट ऑफ रेशियो भी बढ़ेगा। यानी कि मछली के वजन को 1 किलो तक हासिल करने के लिए जितनी भी कम फीड खर्च होगी वो उतना ही अच्छा एफसीआर माना जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इस सिस्टम में मछली की फीड का 15 से 30% तक जो है वो कम हो जाता है, उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है 15 से 30% तक, जब आप प्रोटीन में तब्दील कर देते हैं उसके स्लज को, उसकी गंदगी को। तो जाहिर है कि वो इन्वायरमेंट से जब अपनी खुराक हासिल करती है तो वो एक आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होता है कि उसके लिए आपकी खुराक जो है वो कम मिकदार में आप उसको खर्च करते हैं। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के सिस्टम के अंदर चूंकि अदर बैक्टीरिया तकरीबन बहुत कम होते हैं, इसलिए इसमें बीमारी जो है वो ना होने के बराबर होती है। नंबर 4, ये इको फ्रेंडली कल्चर सिस्टम है। इको फ्रेंडली कल्चर सिस्टम से मुराद ये है कि आपके इन्वायरमेंट को ये सिस्टम किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नंबर 5, इसका जो आइडियल टेम्परेचर है बायोफ्लॉक, आइडियल टेम्परेचर जो है वो 28 से 32 है, ये ज़हन में रखना जरूरी है। इस सिस्टम पे लेबर बहुत कम खर्च होती है, इस सिस्टम में आपकी मछली की चोरी का कोई खतरा नहीं है, और इस सिस्टम को कम पढ़े लिखे अफराद भी कर सकते हैं और कम जमीन वाले फार्मर्स भी इसको कर सकते हैं, और इनके लिए आइडियल कारोबार साबित हो सकता है कि अगर वो इस पूरे सिस्टम को समझ जाएं और इस पूरे सिस्टम को करने की पोजीशन में आ जाएं। जिस तरह से मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, मैं ये समझता हूं कि हमारा एक रिवायती फार्मर जो है, हमारे वो लोग कि जो मछली की को पैदा करना चाहते हैं और सिस्टम में लाना चाहते हैं और कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। खास तौर पे वो लोग जिनके पास कम जमीन है। शहरों में रहने वाले लोग अपने छतों पे कर सकते हैं, बैकयार्ड्स में कर सकते हैं, अपने लॉन में कर सकते हैं, एक्स्ट्रा किसी रूम में कर सकते हैं। और जो किसान है वो जरा बड़े पैमाने पर अपनी छोटी जमीन पे कर सकते हैं, और जो बड़े फार्मर है वो इसको 1 एकड़ के अंदर 15, 20, 30 टैंक बना के भी वो कम से कम 50 से 60 एकड़ की पैदावार इससे हासिल कर सकते हैं, अगर वो इसको सीख जाए, इसको समझ जाए और इसका जो एक्सपेरिमेंटल फेज है वो छोटे पैमाने पे कर चुके हैं। यहां मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि वो लोग जो आपको इस बात पे इंकरेज करते हैं कि आप बड़े सेटअप लगाइए, बड़े टैंक्स लगाइए स्टार्टिंग में ही, बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर जाने, तो आप ये जहन में रखिए कि वो आपके सरमाए के साथ, आपकी सोच के साथ, आपकी जात के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके बिजनेस के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आपको एक चीज की समझ नहीं है, आप उसको अभी तक आपने किया नहीं है, उसकी कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की है, तो जाहिर है कि आप उसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं। मेरा मानना यह है या मेरी सोच ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे तमाम पाकिस्तानी भाई वो भाई कि जो इस फार्मिंग को करना चाहते हैं, वो सबसे पहले ट्रेनिंग ले, वो चाहे पेड ट्रेनिंग ले, चाहे वो किसी से भी ले, मुझसे ले या किसी भी ऐसे शख्स से ले जो पिछले 2-3 साल से फार्मिंग कर रहा है, टैंक्स लगाए हुए हैं, प्रोडक्शंस निकाली हुई है या उस पर तहकीक की हुई है। अच्छा, प्रोडक्शन निकालना भी जरूरी नहीं है, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वो कोई प्रोडक्शंस नहीं निकालते, वो लोग तहकीक करते हैं और तहकीक को फिर किताबी शक्ल में लेके आते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले सीखिए। अच्छा, यहाँ लोग कहते हैं कि पेड ट्रेनिंग, लोग शायद अपना
इल्म लोगों को बेच रहे हैं, इल्म तो किसी की मिरास नहीं है। अब मैं जो इस वक्त आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं जो यूट्यूब के ऊपर अपनी एपिसोड डाल रहा हूँ, एपिसोड नंबर 3 मेरा इस वक्त आ रहा है, इस वक्त जो मैं इस वक्त रिकॉर्ड करवा रहा हूँ आपको, उसकी तो मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, और मैं एक एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खुदारा आप इस बात को समझिए कि हमें इन चीजों को समझना है, और हमने सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी है। मैं माजरत के साथ कुछ वीडियो आज लंबी हो जाएगी, कुछ आपको सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद एक छोटा सेटअप लगा के आपको अपना एक्सपेरिमेंटल फेस करना है। छोटे सेटअप के अंदर भी आप फाइबर के टैंक्स लगाइए, हमारे पास भी मौजूद है, यकीन और लोगों के पास भी होंगे। फाइबर के टैंक्स लगाइए जो इस्तेमाल करने के बाद सेल आउट भी हो जाते हैं, आप किसी और काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी टारपोलिन के जो टैंक्स लगा रहे हैं उन लोगों से बचिए। टारपोलिन के टैंक्स कतन ना लगाइए, क्योंकि लगने के बाद वो बेकार हो जाते हैं, वो किसी काम नहीं आते। सीमेंट के टैंक नहीं बनाइए फिलहाल, आप फिलहाल टब नुमा टैंक्स का इस्तेमाल करें ताकि आप अपना एक्सपेरिमेंटल फेस कर सकें। तो मैं कुछ मजीद आपको चीजें बता दूं, क्योंकि टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, मैं नहीं चाहता कि आप उसमें वो हो। बायोफ्लॉक के पानी को आप एक्वापोनिक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पानी के पैरामीटर्स ठीक हैं तो आप इसमें अगला कल्चर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जिन ममालिक में ये सिस्टम कामयाबी से चल रहा है, इनके मौसमी हालात हमारे मुल्क के हालात से मुख्तलिफ है, इसलिए हमें बायोफ्लॉक सिस्टम को अपने मुल्क के मौसमी हालात के मुताबिक करना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इस सिस्टम में 1 एकड़ की मछली की पैदावार को आप 50 बाई 50 के टैंक में, जिसकी गहराई 4 फीट हो, उससे भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। 100 बाई 100 का अगर टैंक है तो उसमें किया जा सकता है। इसमें जो मैंने मेंशन किया है मैं उससे अब इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसमें थोड़ा सा मुझे करेक्शन करने की जरूरत है। अच्छा, इसमें जो आखिरी चीज मैं जो गोश-गुज़ार करने वाला हूँ, 12 मिनट की करीब वीडियो हो चुकी है, मैं 1 से 1.5 मिनट आपको और लूँगा। हम पानी के पैरामीटर्स को चेक करने के लिए जो आलात इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नंबर 1 टीडीएस है, नंबर 2 पीएच मीटर है, नंबर 3 टेम्परेचर मीटर है, नंबर 4 पे आपको कंप्लीट अमोनिया टेस्टिंग किट एपीआई आपको खरीदनी होगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन मीटर है और सैलिनिटी मीटर है। ये चीज़ें जो हैं वो आपको इसके इस्तेमाल में चाहिए होंगी, इसको काम करने के लिए चाहिए होंगी, और आपको कोशिश करें कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आए। आज हमने आपको डिफरेंस बयान किया है कि दोनों सिस्टम में बेसिकली फ़र्क क्या है, और आज हमने आपको बताया कि किन-किन पैरामीटर्स को चेक करने के लिए किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, हमने उनका ज़िक्र किया है। कल हम आपको बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का में जो आपके ग्रीन एंड ब्राउन जो बायोफ्लॉक है, इसका जो डिफरेंस है वो, और इसमें से 1 से 2 आलात के बारे में जो हमने आपको इक्विपमेंट दिखाए हैं उनकी हम आपको डिटेल बताएंगे। आप लोगों की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को हासिल करने के लिए आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटो पे आपके पास ये पहुंच जाएगी। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं एपिसोड वाइज इसको यूट्यूब पे डालता रहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आपको इससे बहुत फ़ायदा और इस्तेफ़ादा हासिल होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।